हे एवरीवन, सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम करता हूँ वाईडी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को सेकंड एडिटोरियल के साथ द हिंदू के एंड्स विदाउट मीन्स इसका टाइटल है। आपको जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि ये जो बीकॉम, बीए, बीएससी हम लोगों ने किया, जिसका कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट में बाज़ार के अंदर, ये सारी डिग्रीज, सारे डिप्लोमास अब बदल जाएंगे यूजीसी के नए एग्ज़ाम पैटर्न, नए एजुकेशन जो है सिस्टम के साथ। चलिए डिटेल में देखते हैं इसको। बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम है यूजीसी का नया जो आने वाला है। शुरू करेंगे इस आर्टिकल को अपने क्विज़ के साथ। ये आपके क्वेश्चंस हैं, ऊपर मिलेंगे रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस, नीचे मिलेंगे आपको कॉम्प्रिहेंशन के, और लास्ट में आपको मिलेंगे वन वर्ड्स, वोकैब और ग्रामर। पूरे मन से क्लास को लेना ताकि आपको 8 में से 8 नंबर मिले, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाता हूँ। आइए लेक्चर को शुरू करें। चलिए, कह रहा है जी एंड्स विदाउट मीन्स। देखिए, एंड का मतलब होता है सिरा, अंत, या फिर किसी चीज़ की मंजिल या मुकाम। भाई ट्रेन जहाँ जाके एंड होगी वही तो मंजिल है, वही तो उसका आखिरी मुकाम है। और मीन्स, ये वर्ड कल भी आया था, आपको मैंने समझाया था। मीन्स का मतलब होता है जरिया, किसी काम को करने के रिसोर्स, है ना। कह रहे जी आपने मुकाम तो बना लिया है, मंजिल तो बता दी आप क्या करने वाले हैं, लेकिन शायद आपके पास जरिया नहीं है, उतने रिसोर्स या उतना पैसा नहीं है। समझ गए? एंड्स तो हैं, बहुत अच्छे मुकाम है यूजीसी के, लेकिन इसमें पैसा बड़ा खर्च होगा। कह रहे हैं वाइल द गोल्स ऑफ यूजीसी रिफॉर्म्स आर क्लियर, दे नीड टू बी बैक्ड बाय रिसोर्सेज। कह रहे हैं जहाँ जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यूजीसी के रिफॉर्म्स के, कह रहे हैं वो बड़े साफ हैं, बड़े क्लियर हैं, बहुत अच्छे गोल्स यूजीसी ने बनाए हैं। वहीं इन गोल्स को ज़रूरत है, दे नीड, कि वो बैक किए जाएं, सपोर्ट किए जाएं रिसोर्सेज के द्वारा, पैसे के द्वारा। तो बिना पैसे के रिफॉर्म्स लाना बड़ा मुश्किल है। हम जो सिस्टम यहाँ बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे सिस्टम आपको कनाडा में, न्यूजीलैंड में, यूके, यूएस में मिलेगा, लेकिन इस सिस्टम को लाने के लिए पैसा बड़ा खर्चना पड़ेगा। शायद हमारे पास उतना, यूजीसी के पास उतना ना हो। चलिए, गोल सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है, दे सब्जेक्ट आया गोल्स के लिए, दे की वर्ब है नीच। रिसोर्सेज, पैसा, किसी चीज़ को काम करने का जरिया या मीन्स। आगे बढ़ते हैं, इस आर्टिकल की वोकैब पे नजर डालें। 5 वर्ड्स हर रोज की तरह एक साथ देख लेते हैं ताकि इसको स्मूथली आप पढ़ सको। स्ट्रक्चर्ड वे में अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, स्टेट पीएससी की तैयारी के लिए जरूर से डाउनलोड करें वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है, आपकी अपनी ऐप है। ऐप पे आप मेरी गाइडेंस के अंदर अपने एग्जाम का पूरा इंग्लिश का सिलेबस कवर कर सकते हैं। आपको ऐप पे मिलेगा राइटिंग का कोर्स, बहुत अफोर्डेबल कोर्स है। इस प्रीमियम कोर्स में आप इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं लगभग 60 घंटों में, किसी भी एग्जाम के लिए। 50,000 से ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में एनरोल हो चुके हैं, लिखना सीख चुके हैं। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द राइटिंग कोर्स एज वेल। इसी तरीके से आपको यूपीएससी का कोर्स मिलेगा, जिसमें यूपीएससी, सीएससी और स्टेट पीएससी का सारा सिलेबस आपको इंग्लिश का कवर करवाते हैं। सी सेट से लेकर के आरसी, आंसर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द मिशन यूपीएससी कोर्स एज वेल। एसएससी और बैंकिंग के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसमें सारा सिलेबस एसएससी बैंकिंग का आपको हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के साथ में कवर करवाया जाता है। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप टीम से बात कर सकते हैं। चलिए, वोकैब शीट अपनी थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ। पहला वर्ड है रिवर्सल। देखिए, रिवर्सल का मतलब होता है यू टर्न मारना। आप नॉर्थ में जा रहे थे, अचानक से आपने साउथ में आने का फैसला ले लिया, उल्टे आ गए, या कोई बात आपने की और बाद में उससे पलट गए, तो पलटी भी बोल सकते हैं रिवर्सल को, यू टर्न को। अब पलटी के लिए ये सारे वर्ड्स हैं अपने पास, फ्लिप, फ्लॉप, टर्न अराउंड, वोल्ट फास्ट, बैक पैडलिंग, बैक ट्रैकिंग, समरसॉल्ट। बैक पैडल यानी गाड़ी के पैडल अब उल्टे मार रहे हो आप, साइकिल के पैडल उल्टे मार रहे हो, साइकिल उल्टी जाएगी, आगे ना जाके पीछे आएगी। वैसे बैक ट्रैक कर रहे हो, ट्रैक वो रास्ते को आप बैक की तरफ जो है पकड़ रहे हो, उल्टा आप पकड़ रहे हो पलटी मार के। तो आज बैक ट्रैकिंग नाम का वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। सारे वर्ड्स मेरे ख्याल से अपने आप ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे। द गवर्नमेंट्स रिवर्सल ऑन द प्रॉमिस ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज एंगर्ड फार्मर्स। सरकार की जो पलटी थी, रिवर्सल था या बैक ट्रैकिंग थी, इस प्रॉमिस या वादे पे एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ के इसने गुस्सा दिलाया, एंगर करवाया, है ना, फार्मर्स को, यानी ये गुस्से में ले आई फार्मर्स को। चलिए, ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास साइमल्टेनियस। अगर दो काम अगर आप एक साथ करें, जैसे एक क्लास भी चल रही है,
साथ में आप म्यूज़िक भी सुन रहे हो, तो ये दो काम एक साथ हो गए ना। तो एक साथ होने वाले चीज़ों को आप बोलते हैं साइमल्टेनियस, हैपनिंग एट द सेम टाइम। द स्पीचेज विल बी ब्रॉडकास्ट लाइव विद साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। स्पीचेस को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा लाइव, स्पीचेस को सबके सामने, है ना, ब्रॉडकास्ट करना, यानी टीवी पे डालना, रेडियो पे डालना, ब्रॉडकास्ट करेंगे लाइव। और ये होगा साथ के साथ ट्रांसलेशन के, साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन के इंग्लिश के अंदर। तो इधर से कोई आदमी बोलेगा स्पीच और उधर से उसका ट्रांसलेशन साथ साथ आप देखेंगे। होता है ना कभी कभी बड़ी बड़ी मीटिंग्स में ट्रांसलेशन साथ साथ आपको मिलता है। साइमल्टेनियस को कंकरेंट भी बोलते हैं। आज आप साइमल्टेनियस और कंकरेंट दोनों ही वर्ड्स आर्टिकल में देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, वेयर विदल। देखिए वेयर विदल का मतलब होता है जरिया या रिसोर्सेज। ये वर्ड बना कैसे है? वेयर मतलब कहाँ, विद मतलब कैसे या किस चीज़ के साथ। कोई काम आपको करना है लेकिन उसको करने के लिए आपके पास कोई जरिया नहीं है, ठीक है। तो उस जरिया नाम के वर्ड के लिए कि कहाँ से और कैसे इस काम को हम करेंगे। भाई वेयर मतलब कहाँ से करेंगे और विद मतलब कैसे या किस चीज़ के साथ करेंगे। तो कहाँ से और कैसे किसी काम को करेंगे वो होता है उस काम को करने का जरिया या फिर वेयर विदल। ये वर्ड ऐसे ही बना है, अगर आप ऐसे सोचोगे तो दिमाग में बैठेगा। इसको नेसेसरी मीन्स भी बोलते हैं, खास करके पैसे के लिए, जो ज़रूरी पैसा होता है किसी काम को करने के लिए, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है। द बैंक्स रिफ्यूज़ टू गिव लोन्स टू पीपल हु लैक वेयर विदल टू रिपे देम बैक। बैंक मना कर देते हैं लोन देना ऐसे लोगों को जिनके पास जरिया ना हो, वेयर विदल ना हो उस लोन को रिपे करने का, वापस बैक जो है रिपे बैक करने का। रिसोर्सेज ही बोल सकते हैं वेयर विदल को, है ना, संसाधन। ये वर्ड आप रिसोर्सेज और मीन्स दोनों को आर्टिकल में देखेंगे। चलिए लास्ट वर्ड अपने पास इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है हिंदी में जड़त्व। जैसे आप बेड में पड़े हो, आपको पता है यार अभी मुझे उठना भी है, रेडी भी होना है ना, या है ना कोई भी काम करना है आपको, लाइब्रेरी जाना है पढ़ने के लिए, सब कुछ पता है आपको करना है, लेकिन एक बार बेड से उठने का मन नहीं कर रहा आपका। उठने के बाद आप कर लोगे सारे काम, पर जब तक आप उठे नहीं तब तक आप टाइम वेस्ट करते रहे। तो उसी जो टाइम वेस्ट करने वाला जो आपका मूड होता है, जड़त्व बोलते हैं, डिसइंक्लिनेशन टू मूव, ये होता है इनर्शिया। द गवर्नमेंट इज बर्डन बाय ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया। सरकार जो है बर्डनड है, बोझिल हो चुकी है ब्यूरोक्रेसी के इनर्शिया से। ब्यूरोक्रेसी होती है जो सिस्टम सरकार का, है ना, एक विभाग, उसमें फिर एक नीचे क्लर्क है, फिर उसके ऊपर एक अफसर, उसके ऊपर एक अफसर, आपको सबसे होके जाना है, ये ब्यूरोक्रेसी होती है, लाल फीताशाही। तो लाल फीताशाही के जड़त्व की वजह से सरकार बड़ी बोझ में आई हुई है। लाइफलेसनेस, लिस्टलेसनेस, लेजीनेस, पैरालिसिस, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। नया वर्ड आपके लिए, लास्ट वर्ड अपने पास। देखिए आज वर्ड आया नहीं, लेकिन एडिशनल एक वर्ड मैं आपको करवाई देता हूँ रोज, रिकल्सिट्रेंट। रिकल्सिट्रेंट एक ऐसा आदमी है, पुष्पा मूवी देखी आपने, ऐसा आदमी जो अथॉरिटी के सामने झुके नहीं और कभी भी डिसिप्लिन में ना चले, मतलब उसका जो रूल है उसको तोड़ना है, ऐसे डिसओबीडियंट आदमी को बोलते हैं रिकल्सिट्रेंट। ये बागी के टाइप का होता है, एकदम रिबेलियन होता है रिकल्सिट्रेंट। ये सारे बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं ऐसे बागी आदमी के लिए, पुष्पा टाइप आदमी के लिए। रिफ्रैक्टरी, फ्रैक्शस, वेवर्ड, ऑब्स्टिनेट। द यूनिवर्सिटी सस्पेंडेड सम रिकल्सिट्रेंट एंड अनरूली स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी ने कुछ डिसओबीडियंट और बदतमीज स्टूडेंट्स को, अनरूली स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया। अनरूली मतलब शोर मचाने वाले, है ना, अपना मतलब हर जगह जाकर के सिस्टम को ख़राब करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स को, रिकल्सिट्रेंट को यूनिवर्सिटी ने सस्पेंड कर दिया। चलिए ये वर्ड आप देखेंगे आज के आर्टिकल में नहीं, लेकिन ज़रूर आएगा, बड़ा अच्छा वन वर्ड है, याद रखें इसको। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल पे। ये वोकैब शीट अवेलेबल है, आपको पता है ना, टेलीग्राम पे जाके टेलीग्राम से आप इस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आर्टिकल पे आते हैं, एक समरी आपको दें। देखिए अभी अगर आप बाहर की किसी कंट्री में ग्रेजुएशन करेंगे तो ये जो हमारे यहाँ कोर्सेज़ होते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, एकदम लूज़र टाइप कोर्सेज़ जिनको करके आपको कोई जॉब ना मिले, तो बाहर की कंट्री में इससे बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम होता है। वहाँ क्या होता है, आपने कॉलेज ए में जो है एडमिशन लिया, आपको पढ़ाई करते करते मज़ा नहीं आया कॉलेज ए में, आपने कॉलेज बी में जाना शुरू कर दिया। यहाँ पे अच्छे टीचर्स हैं, अच्छी फैकल्टी हैं, और कॉलेज बी से डिप्लोमा करके कंपनी सी के अंदर आपने इंटर्नशिप की, अपनी ट्रेनिंग की, और फिर कॉलेज ए के पास गए, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए और उसको बोला ला मेरा डिग्री ला करके दे। देख रहे हो इंडिया में इतना काम हो जाए तो कितना बढ़िया लगे, आप अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में पढ़ सकें, है ना, आपको जहाँ मन करे आप जा सकें। इसके अलावा वो अपने डिप्लोमा को फास्ट भी कर सकें और एक्सटेंड भी कर सकें। आपको लग रहा है यार मेरी बीकॉम में 3 साल लगेंगे, मैं तो 2 साल में करना चाहता हूँ, तो आप 2 साल में फटाफट पेपर दे लो, या फिर आपको 4 साल की ज़रूरत है तो आप 4 साल में दे लो।
और साथ ही सभी कोर्सेज ऐसे होंगे जो इंडस्ट्री में डिमांडेड हो, जिनको करके आपको जॉब मिल सके। तो ये सारा सिस्टम यूजीसी लाना चाह रहा है भारत में। प्रपोजल आ चुका है, आर्टिकल कह रहा है कि जल्दी लेकर के आओ, बड़ी ज़रूरत है इसकी, लेकिन इसमें बड़ा पैसा खर्च होगा, रिसोर्सेज की हमें डिमांडेड होंगे। तो पैसे का इंतजाम भी यूजीसी को सरकार के मार्फत कर लेना चाहिए। चलिए, आज की टोन कैसी है बाद में बताऊं या अभी बता दूं? एनालाइजिंग टोन है, एनालाइज करके बता रहा है और साथ में थोड़ा सा कॉशियस होने की बात कर रहा है, सावधान रहने की बात कर रहा है कि ये गोल्स पूरे नहीं होंगे अगर पैसा आपके पास है ही नहीं। तो शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। कह रहा है द ड्राफ्ट यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ग्रांट ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रेगुलेशंस 2024 प्रपोज सिग्निफिकेंट चेंजेस। अब ये लंबा सेंटेंस आप देख रहे होंगे, लेकिन ध्यान देना ये पूरा एक कानून का नाम है। कानून बोल दो, नियम बोल दो, कोई एक नया एक्ट बोल दो। कह रहा है ये जो ड्राफ्ट यूजीसी का एक्ट है ना, ड्राफ्ट का मतलब है अभी ये पक्का नहीं हुआ, अभी इसको बनाया जा रहा है, सिर्फ आपसे शेयर किया गया पब्लिक से, पब्लिक जो बताएगी इसमें डाल भी देंगे। कह रहा है ये जो कच्चा एक्ट है 2024 का, जिसमें मिनिमम स्टैंडर्ड्स होंगे यूजी और पीजी डिग्रीज़ के लिए, कह रहा है ये स्टैंडर्ड्स के रेगुलेशन जो है ना, ये प्रपोज करते हैं बहुत बड़े सिग्निफिकेंट चेंजेस को या बदलावों को। और ये चेंजेस कहाँ आएंगे? टू इंडियाज़ हायर एजुकेशन लैंडस्केप, भारत के उच्च शिक्षा के लैंडस्केप में, बैकग्राउंड में या सिस्टम में। तो उच्च शिक्षा क्या होती है? कॉलेज का जो आपका जो है डिग्री है ना, यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट, पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट जो आप कोर्सेज करते हैं, पीएचडी भी इसमें आ जाएगा। चलिए, ये पूरे रेगुलेशन जो है सब्जेक्ट हैं। प्रपोज इनकी वर्ब है, प्रपोज करना, किसी चीज़ को ऑफर करना, किसी चीज़ का प्रपोजल रखना, मसौदा रखना, ठीक है। तो इनमें प्रपोजल दिया गया कि पूरे तरीके से यूजी पीजी को बदल दें। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है जी दीज इंक्लूड्स बाई एनुअल एडमिशंस टू यूजी एंड पीजी कोर्सेज। ये सारे जो बदलाव हैं इन बदलावों में शामिल है। अब दीज किसके लिए आया है? दीज आया है चेंजेस के लिए। कह रहा है इन बदलावों में शामिल है साल में 2 दफ़ा एडमिशन यूजी और पीजी कोर्सेज के अंदर। एक बार नहीं, अब 2 बार एडमिशन आप ले सकेंगे, जब आपकी इच्छा हो तब ले लो। हर 6 महीने से नया बैच शुरू होगा। और कह रहा है जी इनेबलिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी स्ट्रीम टू परस्यू एनी डिसिप्लिन इन यूजी एंड पीजी। इनेबल करते हुए, स्टूडेंट्स को सक्षम बनाते हुए, एम्पावर करते हुए स्टूडेंट्स को जो किसी भी स्ट्रीम से आए हों कि वो परस्यू कर सकें, या परस्यू करना यानी किसी कोर्स के अंदर एनरोल करके उस कोर्स को सीखना है ना, पढ़ना, कि वो परस्यू कर सकें या सीख कर सकें, पढ़ सकें किसी भी डिसिप्लिन में, सब्जेक्ट में, यूजी और पीजी के अंदर, इफ़ दे पास अ रेलेवेंट नेशनल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अगर वो पास कर लेते हैं एक संबंधित या रेलेवेंट नेशनल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन को, तो ये आपको इसमें सिस्टम में असुविधा मिलेगी। 12वीं आप बीकॉम जो है कॉमर्स से कर लो, फिर फर्स्ट ईयर में आपको लगे यार आकर के मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेना है, मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा, तो कॉमर्स वाला बच्चे को ज़रूरी नहीं है बीकॉम करना है। बीकॉम भी नया पूरा कोर्स बनेगा और हर 6 महीने से उसमें एडमिशन होगा। और एक अगर नेशनल एग्ज़ाम आप देते हैं तो आप बीकॉम से बीए में या बीएससी में भी जा सकते हैं। तो ये सिस्टम आपको सारा जो है मिलेगा। कह रहे जी एंड अलाउइंग फॉर एक्सटेंशन और एक्सेलरेशन ऑफ कोर्सेज। आपको अलाउ फॉर भी किया जाएगा एक्सटेंशन और एक्सेलरेशन के लिए इन कोर्सेज का। एक्सटेंशन यानी बढ़ा देना, 3 साल के कोर्स को आप 4 साल में पूरा करें, और एक्सेलरेशन यानी तेज़ कर देना, 3 साल के कोर्स को आप 1.5 साल में पूरा करें। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। समझ गए? दीज की वो है इंक्लूड, चेंजेस के लिए दीज आया था। परस्यू करना, किसी कोर्स को परस्यू करने का मतलब है उस कोर्स को पढ़ना है ना, उसमें पढ़ाई करना। रेलिवेंट यानी संबंधित, दे की वो है पास, दे आया है स्टूडेंट्स के लिए। एक्सेलरेशन, किसी चीज़ में स्पीड अप करना, तेज़ी लाना। अच्छा, और क्या होगा फिर? कह रहा है जी स्टूडेंट्स कैन परस्यू मल्टीपल डिग्रीज साइमल्टेनियसली। स्टूडेंट्स परस्यू कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं बहुत सारी डिग्रीज में साइमल्टेनियसली यानी एक साथ। तो बीकॉम भी चल रहा है, बीएससी भी चल रहा है और बीए भी चल रहा है। आपकी इच्छा है, आप जितने एग्जाम देना चाहो दे सकते हो और एक साथ तीनों को, चारों कोर्सेज को कर सकते हो। कह रहे जी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल हैव द ऑटोनॉमी टू डिटरमिन स्टूडेंट अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स। जो कॉलेज होगा, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गए, इनको ऑटोनॉमी मिलेगी या इनको स्वायत्ता मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी कि ये डिटरमिन करें बच्चों की अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स को। 60% चाहिए कि 90% चाहिए, अटेंडेंस जो है कॉलेज अपने आप डिसाइड करेगा। चलिए, इंस्टीट्यूशन यानी कॉलेज की बात हो रही है, विल हैव इसकी वर्ब है, ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता, फ्रीडम बोलते हैं इसको। कह रहे जी अकॉर्डिंग टू द यूजीसी चेयरमैन एम जगदेश कुमार, दीज चेंजेस विल रिमूव रिजिडिटी।
कह रहा है जी यूजीसी चेयरमैन के हिसाब से एम जगदेश कुमार जिनका नाम है, ये बदलाव रिमूव कर देंगे रिजिडिटी को। ये बदलाव सारी की सारी जो रिजिडिटी क्या होती है, आप बदलते नहीं हो, आप कड़क रहते हो, हार्श रहते हो, स्ट्रिक्ट रहते हो, है ना, कड़े रहते हो। तो जो भी कड़ापन है हमारी एजुकेशन में, उस सारे कड़ेपन को हटा देंगे ये बदलाव। और कैसे बदलाएंगे? कह रहा है इंश्योरिंग दैट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स आर मेट, इंश्योर करते हुए कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मीट होते हैं। हमारे यहाँ भी यूके, यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसी कॉलेज की पढ़ाई होती है, उसी लेवल की, उसी स्टैंडर्ड की। चलिए, चेंजेस की वर्ब है विल रिमूव, सब्जेक्ट वर्ब बताता जा रहा हूँ आपको इसीलिए साथ साथ। रिजिडिटी का मतलब होता है कड़ापन किसी चीज़ के अंदर, स्ट्रिक्टनेस। इसका बिल्कुल उल्टा होता है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। चीज़ों को बदले जाने की ताकत जब होती है चीज़ों में, तो वो होती है फ्लेक्सिबल। चलिए, फ्लेक्सिबिलिटी नाम का वर्ड भी अभी आर्टिकल में आगे आएगा। आगे करें जी, वाइल द इंटेंट इज लॉडेबल, वन फर्दर प्रोविजन सेंट्रलाइजेस एग्जामिनेशंस एज अ क्वालिफाइंग क्राइटेरियन विच मे लिमिट फ्लेक्सिबिलिटी। अब कह रहे इसमें एक छोटी सी समस्या भी है। कह रहे जहाँ जो इंटेंट है, जो इरादा है, लॉडेबल है या अपलॉडेबल है। लॉडेबल, अपलॉडेबल यानी प्रशंसा के लायक। जो इरादा है यूजीसी का, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। वहीं एक प्रोविज़न ऐसा ज़रूर है इसमें जो और आगे सेंट्रलाइज कर देगा, केंद्रीकृत कर देगा एग्जामिनेशन की प्रोसेस को। और कैसे? एक क्वालिफाइंग क्राइटेरियन के तौर पे, क्वालिफाई करने वाले एक कसौटी के तौर पे। कह रहा है जी विच मे लिमिट फ्लेक्सिबिलिटी, जो लिमिट करेगा फ्लेक्सिबिलिटी को, लचीलेपन को। तो ये सब कुछ तो यूजीसी ने सही किया, लेकिन जो एक सेंट्रल एग्ज़ाम रखा है कि बीकॉम वाला बीएससी कर सके, उस एग्ज़ाम की वजह से सब कुछ सेंटर पर डिपेंड हो जाएगा और इससे फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ख़त्म होगी। वो एग्ज़ाम आपको पास करना पड़ेगा, तभी है ना आप कर पाओगे। तो इससे थोड़ा सा रिजिडिटी सिस्टम में बनी रहेगी। हो सकता है इस एग्ज़ाम को भी हमें हटाना पड़े। समझ गए? इंटेंट की वर्ब है इस, लॉडेबल यानी प्रशंसनीय, प्रोविजन की वर्ब है सेंट्रलाइज करना, केंद्रीकृत करना, है ना। क्राइटेरियन यानी कसौटी, सिंगुलर है, प्लूरल बनाने के लिए इसको आप लिखेंगे क्राइटेरिया। याद है ना, सारे ऐसे नाउन्स जो ION या ON से ख़त्म होते हैं, प्लूरल बनाने के लिए इनके आप क्या करते हैं, ON को A में बदल देते हैं। तो एक कसौटी क्राइटेरियन, एक से ज़्यादा क्राइटेरिया। एक अगर हो तो बैक्टीरियम, एक से ज़्यादा हो तो बैक्टीरिया। एक हो तो फिनोमिनन और एक से ज़्यादा हो तो फिनोमिना। चलिए, और भी हैं इसमें, पोडियम, पोडिया, एडेंडम, एडेंडा, कोरिगेंडम, कोरिगेंडा, है ना। तो ये सब याद रखना, डेटम, डेटा। कैसे आप ON से A लगा करके सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर पाएंगे। विच आया है इस पूरे प्रोविज़न के लिए, विच की वर्ब है मे लिमिट। कह रहा है जी द ड्राफ्ट रूल्स अलाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। कह रहा है ये रूल्स जो हैं बिल्कुल अलाइन विद करते हैं, हिसाब से हैं सरकार की नई एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के। विच एम्फसाइजेस हाइब्रिड लर्निंग मॉडल्स एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। ये NEP वही सिस्टम है जो एम्फसाइज करता है, जोर डालता है हाइब्रिड लर्निंग मॉडल्स पे और स्किल बेस्ड एजुकेशन पे। हाइब्रिड का मतलब है जिसमें मिक्सचर हो, अलग अलग टाइप के लर्निंग मॉडल्स, प्रैक्टिकल भी हों, जो आपकी थ्योरी भी हो, हाइब्रिड हो, है ना। और जिसमें स्किल बेस्ड एजुकेशन हो, ऐसी एजुकेशन मिले जिससे करते ही आपको जॉब मिल सके। तो ये उस NEP के हिसाब से बिल्कुल सही है। चलिए, ड्राफ्ट रूल्स की वर्ब है अलाइन विद होना, किसी चीज़ के हिसाब से होना। विच आया है एम्फसाइजेस, विच आया है जो 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है नई वाली, उसके लिए। कह रहा है द ड्राफ्ट रूल्स ऑल्सो सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। कह रहा है ये रूल्स साथ ही साथ इस एक सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन को भी सपोर्ट करते हैं, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। थोड़ा सा आप इसको गूगल सर्च देंगे तो आपको डिटेल में पता लग जाएगा। कह रहा है जी ये वही फ्रेमवर्क है, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स ग्रेटर एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी। ये सब काम जो होता है, ये होता है प्रोवाइड करते हुए, स्टूडेंट्स को देते हुए बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ाई में, एकेडमिक करियर में फ्लेक्सिबिलिटी को। फ्लेक्सिबिलिटी वही लचीलापन है ना। 12वीं किसी और क्लास में, 11वीं किसी और स्ट्रीम में, कॉलेज किसी और स्ट्रीम में, फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और स्ट्रीम में, जो मर्जी आपको जैसे मर्जी करना हो, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के हिसाब से हो जाता है। चलिए, ड्राफ्ट रूल्स की वर्ब है सपोर्ट। ये NCF जो है ये भी एक फ्रेमवर्क है जिसको इम्प्लीमेंट करना बाकी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरह ही ये फ्रेमवर्क भी बना हुआ है। चलिए, सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा पढ़ने में आज। कह रहा है जी हाउएवर वाइल द गोल्स ऑफ दीज रिफॉर्म्स आर क्लियर, द क्वेश्चन इज वेदर देयर आर रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट सच स्वीपिंग चेंजेस। कह रहा है हालांकि जहाँ गोल्स, जहाँ ऑब्जेक्टिव इन सभी सुधारों के, रिफॉर्म्स के क्लियर हैं। रिफॉर्म क्या होता है? सुधार।
जहाँ हमें अच्छे से पता लग रहा है कि क्या होने वाला है, बड़े अच्छे से सुधार किए जाएंगे। कह रहे वहीं सवाल ये है, क्वेश्चन इज हाँ या ना, वेदर, हाँ या ना, क्या हमारे पास रिसोर्सेज, मीन्स या वेयर विथल्स हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए इतने स्वीपिंग चेंजेस को, इतने बड़े स्केल पे बदलावों को। स्वीपिंग का मतलब होता है आपने सब कुछ नए सिरे से कर दिया। स्वीपिंग क्या होती है? झाड़ू मारना। किसी जगह आपने झाड़ू मारी और नए सिरे से पूरे काम को फिर से किया। तो ये झाड़ू मारने वाले जो बदलाव हैं, पुराने सिस्टम पे झाड़ू लगेगी और नया सिस्टम पैदा होगा, क्या उसके लिए हमारे पास पैसा है? चलिए, गोल्स की वर्ब है आर, क्वेश्चन की वर्ब है इज, रिसोर्सेज की वर्ब है आर। देर से क्लोज शुरू हुआ है इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया। स्वीपिंग यानी बहुत बड़े स्केल पे। कह रहा जी, हर्डल्स एग्जिस्ट एज सिस्टमिक इश्यूज सच एज insufficient faculty strength, underfunded institutions and a lack of adequately trained or motivated teachers। कह रहे बहुत सारी हर्डल्स भी एग्जिस्ट करती हैं, बहुत सारी रुकावटें भी हैं। हर्डल यानी रुकावट। कह रहा है वो कैसे हैं? कह रहा है क्योंकि ये सिस्टमिक इश्यूज जो हैं, सिस्टम में जो सारे मसले हैं, जैसे कि फैकल्टी की स्ट्रेंथ कम है, कॉलेजेस में टीचर और प्रोफेसर्स की कमी है, इंस्टीट्यूशंस अंडर फंडेड है ना, जितने भी कॉलेज हैं ज़्यादातर कॉलेजेस में फंडिंग की कमी है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं होती पैसा ना होने की वजह से। और क्या है, जैसे और एक लैक ऑफ एडिक्वेटली ट्रेंड और मोटिवेटेड टीचर्स भी हैं। ऐसे टीचर्स की भी कमी है जो जिनके पास एडिक्वेट ट्रेनिंग और मोटिवेशन हो। तो कह रहा है ये सारी हर्डल्स भी हमारे सामने हैं, सिस्टमिक हर्डल्स हैं, सिस्टम से जुड़ी हुई इश्यूज़ हैं। हर्डल्स की वर्ब है एग्जिस्ट, हर्डल यानी रुकावट। कह रहा है जी, मोर ओवर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सच एज ऑन क्लास स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट्स governing affiliated colleges where a majority of the students study is ill equipped to support these new rules। कह रहा है जी, इससे भी आगे अगर बढ़ जाएं तो जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जैसे कि क्लास स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट पे, एक क्लास में 30 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना, रेगुलेशन से जुड़ा हुआ ढांचा है हमारा। कह रहा है ये जो सारे रूल्स हमारे पुराने रूल्स हैं, जैसे क्लास में कितने बच्चे होंगे, गवर्निंग एफिलिएटेड कॉलेजेस, ये वही फ्रेमवर्क है जो गवर्न करता है, जो रूल करता है या चलाता है एफिलिएटेड कॉलेजेस को, प्राइवेट कॉलेजेस को, जिन्होंने यूजी से मान्यता ली हुई है और अपने हिसाब से चल रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट स्टडी। कह रहे ये फ्रेमवर्क भी इज़ इल इक्विप्ड, ये भी बहुत अच्छे से सक्षम नहीं है, इक्विप्ड नहीं है। इक्विप्ड होना यानी आप बहुत अच्छे से तैयार हो, सारे इक्विपमेंट आपके पास, सारी फैसिलिटीज़ आपके पास हैं। इल इक्विप्ड का मतलब है आपके पास कोई फैसिलिटी है ही नहीं, आप तैयार ही नहीं हो। तो ये फ्रेमवर्क जो ढांचा सरकार का है, ये भी बड़े अच्छे से तैयार बिल्कुल भी नहीं है सपोर्ट करने के लिए इन नए रूल्स को। और ये कौन से रूल्स हैं? दैट मे बी इम्प्लीमेंटेड मोर इजली इन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस, जो कि इम्प्लीमेंट हो सकते हैं और आसानी से ऑटोनोमस या आज़ाद इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट कॉलेजेस में। तो ये रूल तो बड़े अच्छे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में करना तो बड़ा आसान है इनको, सरकारी में मुश्किल होगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए हमने ऑलरेडी एक रूल का सिस्टम बना रखा है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, और उसकी वजह से इन रूल्स को प्राइवेट कॉलेजेस में लगाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो सिस्टम जो हमने लगाया है वो बहुत तैयार ही नहीं है इन रूल्स को सपोर्ट करने के लिए। तो पूरा हमें एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि समझ गए ना प्राइवेट कॉलेजेस कैसे काम करेंगे। चलिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसकी वर्ब है इज, इल इक्विप्ड होना, किसी चीज़ के लिए इक्विप्ड ना होना, तैयार ना होना। एफिलेटेड कॉलेज यानी मान्यता प्राप्त कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की वर्ब है स्टडी, दैट की वर्ब है मे बी इम्प्लीमेंटेड। ग्रामर कॉन्सेप्ट एक करवा दूँ आपको यहीं पे, एक बार देखें कितना लंबा है, आगे है तो सही। चलो इस कॉन्सेप्ट को देख ही लो आप। इल इक्विप्ड, इंग्लिश में अच्छे के लिए 2 वर्ड्स हैं, गुड और वेल, और बुरे के लिए भी 2 वर्ड्स हैं, बैड और इल। गुड जो है एडजेक्टिव है, बैड एडजेक्टिव है, वेल और इल दोनों एडवर्ब्स हैं। तो अच्छे के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, अगर एडवर्ब की ज़रूरत है तो वेल का इस्तेमाल होगा, और वैसे ही बुरे के लिए भी आपको चेक करना पड़ेगा, अगर एडवर्ब की ज़रूरत है तो इल का इस्तेमाल होगा। एडजेक्टिव के लिए बैड लगाओ, गुड के लिए, एडजेक्टिव के लिए गुड लगाओ। अब टेक्निकली आपने समझ लिया, प्रैक्टिकली क्वेश्चंस देखो। द लिटिल गर्ल हैड गुड या वेल मैनर्स, छोटी बच्ची के मैनर्स बहुत अच्छे थे, तमीज़ बड़ी अच्छी से उसको आती थी। अब आप यहाँ पे अच्छे मैनर्स की बात कर रहे हैं, अच्छे की बात कर रहे हैं। मैनर्स एक नाउन है, नाउन के लिए आपको एडजेक्टिव की ज़रूरत है, तो आप लिखे द लिटिल गर्ल हैड गुड मैनर्स। वेल मैनर्स नहीं, गुड मैनर्स। समझ गए ना, ये एडजेक्टिव इस नाउन को मॉडिफाई करेगा मैनर्स नाम के। वैसे ही अगर मान लीजिए आप बोलें कि बच्ची को तमीज़ नहीं थी, तो लिटिल गर्ल हैड इल नहीं, बैड मैनर्स। अगेन आपको एक एडजेक्टिव चाहिए, बुरे के लिए जो एडजेक्टिव होता है वो बैड होता है, ये बैड नाम का एडजेक्टिव मैनर्स नाम के नाउन को मॉडिफाई करेगा। इतना क्लियर है? अब देखो दूसरे सेंटेंसेस।
द लिटिल गर्ल वॉज गुड मैनर्ड, छोटी बच्ची जो है अच्छे मैनर वाली थी। मैनर्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव खुद लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आपको पता ना वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बन जाती है। ब्रेक यानी तोड़ना, ब्रोकन यानी टूटा हुआ। वैसे ही मैनर यानी आपके मैनर्स, और मैनर्ड यानी अच्छे मैनर वाला या बुरे मैनर वाला, जैसे भी मैनर आप बताना चाह रहे हैं। तो आपने मैनर्ड नाम के एडजेक्टिव के लिए अब अच्छा नाम की एक एडवर्ब को यूज़ करना है। गुड जो है वो एडवर्ब का काम नहीं कर सकता, इस केस में आपको लगाना पड़ेगा वेल। तो लिटिल गर्ल वॉज वेल मैनर्ड। और उसी तरीके से अगर उसके मैनर्स अच्छे नहीं थे, शी वॉज बैड मैनर्ड, तो बैड की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा इल मैनर्ड। ठीक है ना, क्योंकि बुरे के लिए एडवर्ब की ज़रूरत है, मैनर्ड नाम के एडजेक्टिव के लिए, तो आप यहाँ पे इल का इस्तेमाल करेंगे, बैड मैनर्ड ना लिखें। तो इसी कॉन्सेप्ट पे चले हैं, तो यहाँ पे इल इक्विप्ड लिखा हुआ है, बैड इक्विप्ड ना लिख करके, ठीक है, एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया। और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स इसके। द बैड एडवाइज्ड प्लान वॉज बाउंड टू फेल, ये वो प्लान जो बैड एडवाइस था। बैड एडवाइस मतलब सबने कहा था मत करना, मत करना, इससे नहीं होगा, ये काम गलत जाएगा, फिर भी आपने किया। कह रहा है ये प्लान जो सब मना कर रहे थे, बैड एडवाइस था, ये बाउंड टू फेल था, इसको फेल होना ही था। बाउंड टू होना यानी किसी चीज़ से, किसी चीज़ के नसीब में लिखा होना कि उसके साथ ये होगा ही। तो बैड एडवाइस गलत हो जाएगा, इल एडवाइस लिखना पड़ेगा मुझे अगेन। और वैसे ही द हाउस वॉज इल इक्विप्ड, अब अगेन देख पा रहे होंगे इल ऑलरेडी लगा हुआ है, इल का ही इस्तेमाल होगा इक्विप्ड नाम के एडजेक्टिव के साथ। ठीक है, वेल लिखूंगा यहाँ पे, एक्चुअल में सेंटेंस तो ऐसा बनना चाहिए। घर जो था वो वेल इक्विप्ड था, सभी नेसेसरी फैसिलिटीज़ के साथ, घर में सारी बेसिक सुविधाएं बड़े अच्छे से, है ना, इक्विप्ड थी। चलिए, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, बहुत आसान है, गुड, वेल, बैड और इल का। लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ एज होमवर्क, होमवर्क नहीं इसको क्लास वर्क ही समझो, इसको यहीं पे एक अटेम्प्ट दो। ठीक है, देयर बैड फेटेड जर्नी एंडेड इन अ डिजास्टर व्हेन द शिप शैंक, उनका जो जर्नी था, जो बैड फेटेड था, जिसका फेट बड़ा बैड था, यानी जिसका नसीब बड़ा ख़राब था, ख़राब नसीब वाली जो जर्नी थी, वो एक डिजास्टर में जाके ख़त्म हुई जब जहाज़ डूब गया, सिंक कर गया। चलिए, सही करके डालना कमेंट्स में, सभी को ट्राई देना है। कॉन्सेप्ट सभी सीखोगे जब सीख करके खुद से ट्राई दोगे, दिमाग में तभी बैठते हैं। आ जाओ आर्टिकल पे, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, हाँ, सिंस एजुकेशन इज़ ऑन द कंकरेंट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ्टन शो इनिशियल कंप्लायंस विद न्यू रेगुलेशंस ओनली टू बैक ट्रैक। करेक्ट, क्योंकि एजुकेशन, सिंस का मतलब होता है क्योंकि या जब से, है ना, तो जब से एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट पे है, या क्योंकि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट पे है। कंकरेंट लिस्ट आप समझते हैं, समवर्ती सूची, जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकें। करेक्ट, क्योंकि शिक्षा स्टेट और सेंटर दोनों के अधीन होता है, दोनों कानून बना सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स अक्सर दिखाती हैं शुरू में अपनी कंप्लायंस को, पालना को नए कानूनों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में, और कह रहे हैं नई रेगुलेशंस के साथ में, और ये सिर्फ इसलिए कर दिए कि बाद में वो बैक ट्रैक कर लें, फिर से पलटी मार लें और वापस पुराने ढर्रे पे चली जाएं। तो एजुकेशन में यही होता है, दोनों मिक्सिंग है। सेंटर नया कानून लाएगा, स्टेट्स उसको पहले मान लेंगी, उस पर चलेंगी, और 6 महीने बाद उसको छोड़ के वापस अपने पुराने ढर्रे पे आ जाएंगी। चलिए, एजुकेशन की वर्ब है इस, कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची, स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्ब है शो, कंप्लायंस यानी शुरू में ओबीडियंस, किसी चीज़ के लिए पालना, है ना, बैक ट्रैक करना, पलटी मारना। कह रहा है जी, द इनर्शिया विद इन academic bodies and administrative procedures further complicates the effective adoption of changes। कह रहे फिर जो जड़त्व है एकेडमिक बॉडीज़ में और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स में, जड़त्व आप समझते हैं ना, आपको जैसे करना बस आप वैसे ही करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, बेड में पड़े हैं तो पड़े रहेंगे, हिलेंगे नहीं। कह रहे जो जड़त्व है, लेजीनेस है, ये सारी लेजीनेस और आगे कॉम्प्लिकेट करती है, ज़्यादा जटिल बनाती है इफेक्टिव अडॉप्शन को, असरदार तरीके से अडॉप्ट करने को, इन बदलावों को। कह रहे हैं कि जैसे कि सच एज द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ये जो नया बदलाव है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का, इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है, आप ज़रूर पढ़ें, है ना, देखें क्या है ये। एक नया बदलाव है जिसके लिए आपको बहुत बड़ा चेंज लाना होगा और अपनी लेजीनेस को छोड़ना होगा, लेकिन हमारा एकेडमिक सिस्टम बड़ा इनर्शिया से भरा हुआ है, इससे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए, इनर्शिया जड़त्व, इसकी वर्ब है कॉम्प्लिकेट्स, कॉम्प्लिकेट करना, चीज़ों को पेचीदा या जटिल बनाना। कह रहा है जी, दिस इनिशिएटिव allows students to register at one institution, take courses from another and complete apprenticeship in a company with the degree being awarded by the first institution। अच्छा, ये वही सिस्टम है। कह रहा है इस सिस्टम में क्या होता है, ये सिस्टम अलाउ करता है स्टूडेंट्स को कि वो दाखिला लें, रजिस्टर करें किसी एक कॉलेज में, फिर कोर्स करें, पढ़ाई करें किसी दूसरे कॉलेज से, और कंप्लीट करें अपनी अप्रेंटिसशिप को या ट्रेनिंग को
एक कंपनी में, किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। और ये सारा काम होगा डिग्री के दिए जाने के साथ ही, अवार्ड होने के साथ ही, विद द डिग्री बीइंग अवार्डेड, पहले इंस्टीट्यूशन से, पहले कॉलेज से। तो जो मैंने आपको बताया था ना सिस्टम यूके यूएस में, एक कॉलेज में एडमिशन लिया, मज़ा नहीं आया, दूसरे कॉलेज में जाके पढ़ने लग गए, अपने हिसाब से किसी कंपनी में ट्रेनिंग करके आए, और फिर पहले कॉलेज के पास फिर से गए और बोले लाओ मेरी डिग्री ले लो। तो ये आपका एक बैंक बन जाएगा क्रेडिट्स का, है ना। दो बैंक में आपके अकाउंट है, इधर से पैसा उधर डाला, उधर से इधर निकाला, कर सकते हो ना एटीएम में से, जैसे चाहो। वैसे ही आपको एकेडमिकली अपने शिक्षा के क्षेत्र में भी ये सुविधा मिले। चलिए, द इनिशिएटिव की वो अलाउस, इनिशिएटिव आया एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के लिए। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है इंटर्नशिप या ट्रेनिंग, जो आपको इंडस्ट्री में करनी होती है कुछ कोर्सेज के अंदर, खास कोर्सेज में। कह रहा है जी, वाइल सच फ्लेक्सिबिलिटी इज ग्राउंड ब्रेकिंग, इट फेसेस कंसीडरेबल रेजिस्टेंस। कह रहा है जहाँ ऐसी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको इस तरह की जो सुविधा मिली हुई है, लचीलापन मिला हुआ है, ये ग्राउंड ब्रेकिंग, ग्राउंड शेकिंग या ज़मीन को हिला देने वाला है। ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब एकदम हिला देने वाला, ज़मीन हिल जाए, रिवोल्यूशनरी हो, जो अपने आप में नया हो। कह रहा है वहीं पे ये फेस करती है बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस को या ऑपोजिशन को फ्रॉम ट्रेडिशनल एकेडमिक स्ट्रक्चर्स, परंपरागत शिक्षा के ढांचे से, है ना। तो आज जो सिस्टम हमारा चल रहा है उसमें करना बड़ा मुश्किल है। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, वर्ब है इसके इज, ग्राउंड ब्रेकिंग आपने देख लिया, इट की वर्ब है फेसेस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऑपोजिशन या विरोध। कह रहा है जी, मोर ओवर द सक्सेस ऑफ दीज रिफॉर्म्स हिंजेस ऑन सब्सटेंशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। कह रहा है इससे भी अगर आगे देखा जाए तो जो सक्सेस या कामयाबी है इन रिफॉर्म्स की, वो हिंज ऑन करेगी या निर्भर करेगी बहुत बड़े जो है इंक्रीज़ पे, सब्सटेंशियल इंक्रीज़ पे, और जो आना चाहिए हमारी इन्वेस्टमेंट में, एजुकेशन के अंदर। तो सारा काम तभी होगा जब नए स्किल से फिर से इन्वेस्ट किया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में पैसा डाला जाए। चलिए, सक्सेस की वो है हिंजेस ऑन, हिंज ऑन करना, डिपेंड ऑन करना, एंकर ऑन करना, किसी चीज़ पर निर्भर होना, रिलाई ऑन करना। तो ऑन इनके बाद में फिक्स्ड है। इन सभी वर्ड्स को निर्भर करने के लिए ऑन लगा के आप बताते हैं, ठीक है ना। माई सक्सेस हिंजेस ऑन या रिलाइज ऑन योर सपोर्ट, मेरी कामयाबी निर्भर करती है आपके सपोर्ट पे। सब्सटेंशियल यानी जो बहुत बड़ा हो आकार में, मात्रा में या साइज में। कह रहा है जी, अनफॉर्चुनेटली दीज ईयर्स बजट ईयर मार्क्स 15% लेस फंडिंग टू हायर एजुकेशन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स रिवाइज एस्टिमेट्स। कह रहा है लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है, इस साल का बजट ईयर मार्क करता है या अलोकेट करके साइड में रखता है। ईयर मार्क करना यानी किसी काम के लिए पैसे को अलग रखना। तो इस साल का बजट जो है पैसे को अलग रखता है, ईयर मार्क करता है, जो 15% लेस फंडिंग है हायर एजुकेशन के लिए, और ये है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स के रिवाइज एस्टिमेट्स के, पिछले साल के रिवाइज बजट के। तो सितंबर अक्टूबर में नया बजट बनता है, इंटरनल बजट, जिसमें 10, 15, 20% ऊपर नीचे हो जाता है हर चीज़ में। कह रहा है अगर पिछले साल का फाइनल बजट देखें तो उससे 15% कम पैसा इस साल कॉलेज एजुकेशन के लिए सरकार ने रखा है। चलिए, बजट की वर्ब है ईयर मार्क्स। ये वर्ड अच्छे से करवाया हो आपको मैंने भैंसों से कनेक्ट करके, है ना। कान में निशान लगा के भैंसों को आप अलग रख देते हैं, वैसे ही पैसे को भी आप ईयर मार्क कर देते हैं किसी भी नए कॉज के लिए या ऑब्जेक्टिव के लिए। शिक्षा में इतना, डिफेंस में इतना। कह रहा है वाइल द ड्राफ्ट यूजीसी रूल्स ऑफर अ प्रॉमिसिंग विजन, देयर सक्सेस विल डिपेंड ऑन एड्रेसिंग एग्जिस्टिंग सिस्टमिक चैलेंजेस। कह रहा है जहाँ जो नए यूजीसी रूल्स हैं ये एक बड़ी प्रॉमिसिंग विजन को ऑफर करते हैं। विजन का मतलब है दृष्टि, प्रॉमिसिंग यानी जिसमें बड़ा प्रॉमिस हो, बड़ी संभावनाएं हो, ऑफर करना यानी देना। तो इसमें बड़ी संभावनाओं वाला विजन हमें आगे दिखाई देता है आगे के लिए। इनकी कामयाबी डिपेंड करेगी, निर्भर होगी एड्रेस करने पे, संबोधित करने पे हाल में बने हुए एग्जिस्टिंग सिस्टम में चैलेंजेस पे, है ना, सिस्टम के अंदर चुनौतियों पे। तो तभी ये सक्सेस हो पाएंगे। एंड इंश्योरिंग दैट देर आर एडिक्वेट रिसोर्सेज इन प्लेस, और इंश्योर करते हुए इस चीज़ को कि एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जो इन प्लेस हैं, अपनी जगह पे रखे हुए हैं, अवेलेबल है। इन प्लेस होना, अवेलेबल होना, तो इसी चीज़ पर डिपेंड करेगा ये रूल्स आप कितने अच्छे से लागू कर पाते हो। चलिए, सक्सेस की वर्ब विल डिपेंड, रिसोर्सेज की वर्ब आर, इन प्लेस मैंने आपको बता दिया। डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, हिंज ऑन, एंकर ऑन। ऑन इसके बाद फिक्स होता है, ऑन की जगह पे अपॉन भी लग जाता है। ऑन 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 और अपॉन एक ही बात है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। लेकिन एट मत लगाना, विद मत लगाना, इन मत लगाना, ऑन अपॉन इन वर्ड्स के बाद आता है। चलिए, रैप अप करेंगे क्लास को, ज़्यादा मुश्किल लगा नहीं मुझे पढ़ाने में आज। क्वेश्चंस पे आए अपने, अच्छे रिफॉर्म्स है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसी के ऊपर बेस्ड एक रीअरेंजमेंट है, पैराजंबल। एक बार आराम से इसको एक रीडिंग दो और बताओ मुझे कैसे आप इसको सेटल करोगे, चारों को कैसे अरेंज करोगे।
चलो वीडियो को पॉज करके खुद से रीडिंग देना। अब मैं आपको हिंट्स बता रहा हूँ, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना था, ठीक है। एक बार खुद से पढ़ लेना, तभी हिंट आप समझ पाओगे। देखो जी, फर्स्ट में बताया गया कंसर्न्स हैं इस चीज़ को लेकर के कि ये रिफॉर्म्स इंप्लीमेंटेड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, है ना, वेदर दीज रिफॉर्म्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड। अब कौन से रिफॉर्म्स हैं, ये बड़े स्केल के रिफॉर्म्स कौन से रिफॉर्म्स हैं, पहले वो सेंटेंस आएगा, फिर ये वाला ए वाला सेंटेंस आ सकता है। तो यहाँ पे चैलेंज बताया गया है फर्स्ट में। बी सेंटेंस में बताया गया है ये साथ ही साथ इंटेंड करता है कि स्टूडेंट्स को एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी दे। कौन सी चीज़ है इट, ये हमें नहीं पता, पहले आपको इट को डिफाइन करना है, फिर बताना है साथ ही साथ इसका दूसरा इरादा क्या है। सी के अंदर जो इट है इसको परिभाषित किया गया है, नया जो यूजीसी का फ्रेमवर्क है वो इन सभी नई नई चीज़ों पे फोकस करेगा। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि सी के अंदर और बी के अंदर जो लिखा है एक दूसरे से कनेक्टेड है। सी में बताया कि नया फ्रेमवर्क क्या है, और बी में बताया साथ ही साथ इस फ्रेमवर्क में कौन से नए इंटेंशंस हैं, क्या इसमें फैसिलिटी है। सी और बी मिल गए, ठीक है। ए के अंदर मैंने कंसर्न्स बताए हैं, चिंताएं बताई हैं। अब डी भी देख लो। चैलेंज लाई करता है इस फैक्ट में कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस सफ़र करते हैं सिस्टमिक इश्यूज से, जो कि ये है इनसफिशिएंट फंडिंग का, फैकल्टी का और एडिक्वेट फंडिंग का। डी के अंदर भी चैलेंज के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब कैसे बनाएं इसको, देखिए सी से शुरू होगा जिसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा नए फ्रेमवर्क को। बी में इस फ्रेमवर्क की एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी, एडिशनल फैसिलिटी जो इसमें मिलती है। इसके बाद आप ए लगाएंगे, हाउएवर इसमें लगा हुआ है, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। कह रहा है जी बावजूद इन अच्छी अच्छी चीज़ों के, नए रिफॉर्म्स के, हालांकि बहुत सारे कंसर्न्स हैं हमारे पास कि इन रिफॉर्म्स को आप सही तरीके से लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। तो इस हालांकि की वजह से ये बिल्कुल बी से जुड़ जाएगा, है ना। रिफॉर्म्स के बारे में बताया और फिर हालांकि से आपने चैलेंज बता दिया, और लास्ट में मेन चैलेंज आपने बता दिया डिटेल में। मेन चैलेंज यही है कि सिस्टमिक इश्यूज बहुत हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, फैकल्टी नहीं है और फंडिंग जो है इनएडिक्वेट है, कम है। समझ गए। सी बी में नए रिफॉर्म्स बताए गए। ए में आपने जो है हाउएवर लगा करके अपना जो आयरनी है इन रिफॉर्म्स के सामने, जो विरोधाभास है उसके बारे में बताया, और डी में आपने डिटेल में बताया क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं। डी इसलिए पहले नहीं आएगा क्योंकि ए में हाउएवर लगा हुआ है, हाउएवर लगने से ये बी से कनेक्ट हो जाता है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। सीखोगे 50-60 सेट्स मेरे साथ, अपने आप खुद से करने लगोगे। कॉम्प्रिहेंशन पे आ जाओ। इस ऑथर की टोन कैसी है जब ये यूजीसी रिफॉर्म्स की बात करता है, किस टोन में बात की गई है। देखो जी, ना तो ये पैसिमिस्टिक है, ना ये क्रिटिकल है, ना ये न्यूट्रल है, ये ऑप्टिमिस्टिक भी है और कॉशियस भी है। ये अपने आशावाद को, होप को दिखा रहा है अंदर से, ऑप्टिमिज्म को, साथ में थोड़ी सावधानी बरतने को कह रहा है कि पैसा भी लेके आना, बड़े बड़े सपने तभी पूरे हो पाएंगे, बिना पैसे के नहीं हो पाएगा। समझ गए, ऑप्टिमिस्टिक बट कॉशियस। चलिए, सबसे बड़ा कंसर्न, चिंता रेज्ड बाय इस ऑथर के द्वारा क्या है प्रपोज्ड यूजीसी रिफॉर्म्स को लेकर के। सबसे बड़ा इसमें कंसर्न क्या दिखाया है इस आर्टिकल में। सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि अगर कहीं पैसा ना आपने डाला तो ये रिफॉर्म्स जो हैं कागजी रिफॉर्म्स बन के रह जाएंगे, ठीक है ना। इनसफिशिएंट रिसोर्सेज हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है। चलिए, वन वर्ड्स हैं, वोल्ट फास्ट। रिकाल्सिट्रेंट का मीनिंग पूछा है आपसे, वेयर विथल, साइमल्टेनियस या लिस्टलेस। एक और जोड़ देता हूँ, उसमें 4 हो जाएंगे, वे वर्ड जोड़ देता हूँ, ठीक है। वन वर्ड पूछा है, किसी काम को करने के लिए नेसेसरी मीन्स होती हैं, खासकर पैसा, तो उसके लिए क्या वन वर्ड है, ठीक है। चलो, लास्ट में 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला मिलेगा आपको इस वर्ड की वजह से, और दूसरा आपको मिल सकता है इस वर्ड के आसपास। आराम से ढूंढो। लास्ट के 1, 2, 3 और 5 क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में मैंने डाल दिए हैं। शुरू के मैंने आपको आंसर्स करवा दिए हैं, चेक कर लेना मेरे आंसर से अपने आंसर्स, और आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। क्लास कैसी लगी आज की, पूरी देखी, समझ में आई तो लिख दिया करो सर PDI। पूरा देखा है मैंने क्लास को और समझ में भी आया, इंटरेस्टिंग भी लगा। कुछ और सजेशन हो, कोई और शिकायत हो, है ना, ज़रूर से कमेंट्स में डाला करो ताकि उसको इनकॉर्पोरेट कर सके अपनी क्लासेस के अंदर। चलिए, कल की क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात। अंटिल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, SSC, बैंकिंग, UPSC या स्टेट PSC एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।